वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋचा कटियार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और आप भी घर बैठे कर सकते हैं डॉक्टर से सीधी बात, फ़ोन लगाइए और कहिए हेलो डॉक्टर। तो ऋचा जी, एक बार फिर से डिस्कशन को आगे जारी रखेंगे, पर एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए। हेलो जी मैम, मैं दीपिका बोल रही हूँ। जी दीपिका, क्या पूछना चाहती हैं? मेरा सवाल ये है कि मेरी जो अभी मासी की मेरी जो कजन है, जी। उनकी अभी मैरिज हुई थी थोड़े टाइम पहले। उसकी एज है 32 के अराउंड। जी। और उसमें लाइक उसको रसोली की प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने उसका यूटेरस जो है वो अलग कर दिया, लाइक निकाल दिया है। अच्छा, तो लाइक उसको अभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? यूट्रस निकाल दिया गया है, यानी कि आगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कंसीव तो आप कर नहीं पाएंगी। हाँ, एक बार पर कंफर्म करें, यूट्रस निकाल दिया है कि रसौली निकाल दी है? जी दीपिका, क्या आप लाइन पर बनी हुई हैं? हम्म? जी दीपिका, आपसे जानना चाहेंगे क्या रसौली निकाली गई है या यूट्रस को निकाल दिया गया है? यूट्रस निकाला है। नहीं दीपिका, अगर किसी कारण से यूट्रस निकाल दिया गया है देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्या इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल फॉर योर रिलेटिव टू कंसीव. Now the only option in front of your relative is to go in for surrogacy, which means a rented womb. इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएंगी? हाँ कि ठीक, सरोगेसी में क्या करते हैं दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ एन एडवांस्ड टेस्ट ट्यूब बेबी IVF प्रोसीजर in which the eggs are taken from the woman who has unfortunately lost her uterus and they are fertilized by the sperm of the husband. और ये जो टेस्ट ट्यूब में हमारा बेबी बना है दैट इज़ इम्प्लांटेड इनसाइड द यूट्रस ऑफ अ लेडी हु इज़ गिविंग हर यूट्रस ऑन रेंट फॉर 9 months. तो ऐसी लेडीज़ को हम सरोगेट कहते हैं. ये फैमिली से भी हो सकती हैं. दे कैन बी सम रिलेटिव हु हैज़ who is feeling some moral responsibility towards रेंटेड you. होम्स का तो ज़्यादातर देख रहे हैं कि आज के टाइम में काफ़ी प्रचलन चल पड़ा है। जो लोग ज़्यादातर हमने देखा है लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स ऐसी होती है कि कंसीव नहीं कर पाते हैं, काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसी को रिजॉर्ट करते हैं। हाँ, सरोगेसी में अगर किसी कारण से किसी लेडी का यूट्रस प्रेगनेंसी को रख ही नहीं पा रहा है, मल्टीपल मिसकैरेजेस हो चुके हैं या फिर यूट्रस इतना ख़राब है या यूट्रस है ही नहीं, तो फिर वो सरोगेसी का यूज़ करते हैं. जिस तरह से इन्होंने बताया कि कुछ रसौली की इनको प्रॉब्लम थी, फाइब्रॉइड्स की, जो हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उस वजह से यूट्रस ही निकालना पड़ा। ऐसी क्या एक्सट्रीम कंडीशन या सिचुएशन रही होगी कि यूट्रस को निकालना पड़ गया? Actually, Kitty, the operation for removing a fibroid from a uterus is a technically very challenging operation. It is possible that the doctor who had begun the surgery thought that they would be able to remove the fibroid, but during the course of the surgery there can be torrential hemorrhage and bleeding. तब लगता है कि पेशेंट को बचाने के लिए अगर यूट्रस ही निकालना पड़े तो कोई बात नहीं, as long as the patient is safe. फाइब्रॉइड को निकालने की सर्जरी हमेशा से बड़े ही सेंटर में, बड़े हॉस्पिटल में जहाँ पर एडिक्वेट ब्लड बैंक फैसिलिटी हो वहीं कराना चाहिए. किसी भी छोटे हॉस्पिटल में फाइब्रॉइड्स को निकालने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए. ये भी टेक्निकली मुश्किल होता है? हाँ, जिस ये तरह से बहुत ही आप बता मुश्किल रहे हैं। सर्जरी होती है. अच्छा, कहाँ से आप कुछ बताना चाहेंगी, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए कि कहाँ कहाँ से इस तरह के चेकअप्स कराए जा सकते हैं, या इसके लिए ट्रीटमेंट कराना हो तो कहाँ से कराया जा सकता मतलब है? एनी गुड मेडिकल कॉलेज लाइक दिल्ली में है एम्स, सफदरजंग, मौलाना आज़ाद. प्राइवेट में है गंगाराम, अपोलो, फोर्टिस. मतलब बिग हॉस्पिटल्स, गुड सर्जन्स विद देयर इज एडिक्वेट बैकअप फैसिलिटी इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन वेयर द लाइफ ऑफ द पेशेंट इज जी, कंसर्न. तो इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं हम, रीजंस की पहले यहाँ बात कर रहे थे। आप बता रहे थे काफ़ी रीजंस होते हैं जिस वजह से हो सकती है। एक फैट जब इकट्ठा हो जाता है, थायराइड आपने बताया था, फैट जब इकट्ठा हो जाता है, मोटापा होता है लोगों में, वो भी रीज़न होता है कंसीव नहीं कर पाते हैं? हाँ, मोटापा हो जाना बहुत ही बड़ा रीज़न होता है. और आजकल हम जो देख रहे हैं एक बहुत ही अलार्मिंग ट्रेंड है ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़. इसमें पेशेंट को देखते ही हम पहचान जाते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज द टिपिकल पेशेंट इज़ वेरी फैट एंड इज गॉट अ लॉट ऑफ हेयर, मेल पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर, जैसे कि दाढ़ी, मूछें, चेस्ट पर बाल, थाइस पर बाल. ऐसी लेडीज़ को पीरियड्स भी बहुत इरेगुलर आते हैं. इस कंडीशन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का ट्रीटमेंट सिर्फ एक है, वो है वेट लॉस. Although this is like advice which is very easily given and very difficult to Very follow, difficult to implement but actually. हाँ, but if such patients are able to lose 20-30 kgs, then they are able to conceive. जब तक इनका weight बढ़ा रहता है तब तक इनके ovulation नहीं होता, and without ovulation, which means when the eggs are not forming, pregnancy is not possible. ऐसा क्या अलग होता है जिस तरह से आप बता रहे हैं, हेयर ग्रोथ होना या चेस्ट पे हेयर होना? एक्चुअली ऐसे पेशेंट्स की बॉडी में जो फैट सेल्स हैं इतने सारे,
उनमें मेल हार्मोन का मैन्युफैक्चर होने लगता है। तो मेल हार्मोन लेडीज़ की बॉडी में बहुत ही मिनिमल मात्रा में होते हैं। फैट में जब फीमेल हार्मोन्स मेल हार्मोन्स में कन्वर्ट होने लगते हैं तो मेल्स के पैटर्न से बॉडी में हेयर आने लगते हैं, और जैसे मेल्स की बॉडी में ओव्यूलेशन नहीं होता है वैसे ही फीमेल्स की बॉडी में भी ओव्यूलेशन बंद हो जाता है। तो जनरली देखा जाता है कि ऐसे ही पेशेंट्स जिनमें मोटापा भी हो और ऐसी प्रॉब्लम्स हो वही कंसीव करना उनको प्रॉब्लम होता है, या जनरली हम देखते हैं जो काफ़ी फैट लेडीज़ होती हैं उनको भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है? देखिए, एक तो हुआ कि इन इट सेल्फ जो लोग फैट हैं उनको भी कंसीव करने में मुश्किल होता है, बिकॉज फैट डज लीड टू हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का पैटर्न हो जाता है। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर सच पेशेंट्स टू कंसीव। एक और रीज़न है स्मोकिंग, काफ़ी प्रेवलेंट है आजकल। मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, लोग सोचते हैं स्मोक करना काफ़ी इसको ट्रेंड मानते हैं आजकल, कूल मानते हैं। स्मोकिंग इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग अ वुमन कैन डू to decrease her chances of conceiving. The nicotine and other toxic chemicals in smoke have a direct impact on the fertility. वो eggs को इतनी ख़राब तरह से इफ़ेक्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी एक तो होना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर पेशेंट्स कंसीव करते हैं तो देर आर हाई रिस्क ऑफ मिसकैरेज एंड इफ़ेक्ट्स परसिस्ट अंटिल द बर्थ ऑफ अ बेबी। एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। एक बच्चा जो अच्छा हंसता खेलता था रात में सोया और सुबह नहीं उठा, कॉट डेथ भी कहते हैं इसको, बच्चे सोते सोते ही गुजर जाते हैं। इसका कारण जब ढूंढा गया, आफ्टर मल्टीपल स्टडीज इट वाज फाउंड दैट द ओनली कॉजेटिव फैक्टर फॉर इन्फेंट्स ऑफ कॉट डेथ वर मदर्स हु हैड बीन स्मोकिंग अर्लियर। सो इट इज़ नॉट एट ऑल कूल टू स्मोक एंड पीपल शुड नॉट गो अहेड विद द फैड एट ऑल। पर अगर स्मोकिंग कोई कर रहा है और उसके बाद कुछ समय बाद ही छोड़ दिया जाता है तो क्या तब भी असर रहता है? नहीं, असर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इफ़ यू वांट टू क्विट एंड इफ़ यू आर एबल टू क्विट देन वी विल से दैट मोर देन 50% ऑफ द डिलेटेरियस इफेक्ट इज ऑलरेडी गॉन। बट जितना ज़्यादा टाइम इंटरवल है बिटवीन क्विटिंग एंड कंसीविंग उतना बेटर है, उतना बेटर है। सो इट इज़ बेटर टू क्विट नाउ। बिल्कुल। चलिए ऋचा जी, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे, पर फिलहाल हेलो डॉक्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक से लौटने के बाद आप घर बैठे सीधे बात कर सकते हैं डॉक्टर से। फ़ोन लगाइए और कहिए हेलो डॉक्टर।